वालेकुम स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आवाज़ मेरे ख्याल आ रही होगी आप लोगों को, तो कंटिन्यू करते हैं। और आज के लेक्चर में अगर कहीं पे आवाज़ का कोई इशू हो तो आप मुझे बताइएगा कि आवाज़ नहीं आ रही, कि आवाज़ में नॉइज़ है या जो भी है। फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आवाज़ को जो है वो इम्प्रूव करें किसी तरह से। अच्छा, मैं आपसे इंस्ट्रक्शन एक दी थी कि आप जब अगली दफ़ा जब ब्रेक के बाद लॉगिन होंगे, ब्रेक के बाद जब आप लॉगिन होंगे तो पहले अपनी आईडी लिखेंगे, उसके बाद फिर नाम लिखेंगे। हर स्टूडेंट की आईडी उसके नाम से पहले मौजूद होनी चाहिए ताकि मुझे एंट्री करने में भी आसानी हो और ये भी देख सकूँ कि इसको मुझे चैट इसमें क्लास में लेना है या नहीं लेना। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि इनिशियल डेटा साइंस जो है वो क्या होती है और हमें क्यों उसकी ज़रूरत है, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इस बात को डिस्कशन में लाए थे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसकी ज़रूरत है। तो मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें बेसिकली क्या पढ़ना चाहते हैं और किस तरह से हम इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से मुराद ये है कि जो यहाँ पे कराया जाए एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस आप करें, और जो नहीं कराया जाए बता दिया जाए वो भी आप प्रैक्टिस में लेके आएँ। मैं इस बात को इंश्योर करना चाहूँगा कि हर आदमी जो है वो अपने हाथ से खुद से जो है वो क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग कर रहा होगा ताकि हर स्टूडेंट को काम आए। इसके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो बेसिकली इसी तरह होंगे कि मैं आपको डेटा सेट दे दूँगा डिफरेंट स्टूडेंट को, डिफरेंट प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स, और फिर मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या डिफरेंट किस्म के विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको दूंगा। लेकिन वहाँ तक का काम पहले हो जाए तो फिर आपको ये काम दिया जा सकेगा, जिसमें आप जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कोई डेटा सेट लिया और उसको आपको दे दिया और कहा कि इसमें डेटा साइंस लगा के आप इसकी रिजल्ट्स जो है वो निकालें। तो जब आप इसके रिजल्ट निकालेंगे तो पुअर रिजल्ट भी आएगा, जैसे 60% 70%, तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए कहा जाएगा कि भाई इतने % इम्प्रूव करोगे तो इतने मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि किस तरह काम होता है और कैसे जो है वो काम किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा मशीन लर्निंग जो हमारे पास हमने पढ़ा है वो पूरा एक चैप्टर है जो मशीन लर्निंग का, वो हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होना चाहिए और डेटा क्लीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करा के आगे की तरफ लेके जाता हूँ क्योंकि हैंड्स ऑन कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप जो है वो हैंड्स ऑन कोड जो है वो लिख सकें और अपने हाथ से कोड लिखना आपको आता हो। ठीक है ना, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कोड जो है वो लिखना खुद से आता हो ताकि आप इस पर काम कर सकें। एक मिनट होल्ड करिए, चलो सही। अच्छा जी, मैंने आपसे ये कहा था, मुझे ज़ाहिर है क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो लोग जवाब देना चाहें उसका जवाब दीजिएगा कि आप बेसिकली डेटा साइंस में क्या करना चाहते हैं। हमारा मेजर फोकस डेटा साइंस में क्या होगा? हम ये कहते हैं कि हम इनसाइट्स देखेंगे, हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है ना, ये तो हो गए हमारा जो मेजर फोकस है। कि अगर कोई एक आम आदमी भी कहे, जैसे कोई केमिकल इंजीनियर है, उससे कहें कि आप डेटा साइंस से क्या करना चाहते हैं, तो कहते हैं भाई हम अपने इनसाइट्स देखना चाहते हैं और अपने स्टोर डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। ये हमारी मेजर जो है वो थीम है इसकी, अगर हम इस तरह बात करें। लेकिन एज अ डेटा साइंटिस्ट, जैसे आप एक डेटा साइंटिस्ट हो या बनने जा रहे हो या वॉट एवर जो भी है, तो आप जो है वो इस बेसिस के ऊपर क्या प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, क्या स्टेप्स यूज करेंगे जिसके बेसिस पे आप एक डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे या प्रोवाइडेड डेटा के ऊपर काम करोगे। ठीक है ना, सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स, तो वो बेसिक स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप जो है वो इसके जो स्टेप्स हैं वो हम
फॉलो करेंगे तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं, क्योंकि स्टेप्स सारे फॉलो हो रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं अच्छे आ रहे होते, तो फिर हमें इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी को कोई डेटा प्रोवाइड किया जाता है तो पहले आप उसके इंसाइट्स देखते हैं, ठीक है। तो आप यानी अगर डेटा साइंटिस्ट हैं सबसे पहले आप डेटा गैदरिंग करेंगे। गैदरिंग मैंने आपको बताई थी डिफरेंट जगहों से की जाती है, सेंसर से की जाती है, और लोग खुद अपने डेटा जैसे मेडिकल का डेटा है वो बेसिकली नोट डाउन करवाते हैं। उसके बाद जब आपको डेटा मिल जाता है तो फिर आप उसके डेटा को क्लीनिंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब डेटा क्लीनिंग में सबसे पहले आप ये देखते हैं कि डेटा जो प्रोवाइडेड है उसमें कोई मिसिंग डेटा तो नहीं है। अगर कोई मिसिंग डेटा है तो फिर आप उसको लॉजिकली किस तरह फिल करना है। लोग ये कहते हैं भाई उसको डिलीट कर दो, उस रॉ को, जिस रॉ में डेटा जो है वो मिसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि उसके डिलीट करने से हमारे रिजल्ट्स में क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि डेटा की आप फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि डेटा को इस तरीके से मोल्ड कर दें कि उस पर प्रिडिक्शन या इंसाइट्स देखना आपके लिए आसान हो जाए। अदरवाइज तो फिर आप डेटा को यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। तो मैंने आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में एक डेटा सेट दिखाया था जो कि बेसिकली टाइटैनिक का डेटा सेट था। हम उसी को लेके आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह से काम हम कर सकते हैं। तो टाइटैनिक के डेटा सेट के अंदर आपको याद होगा, ये सामने आपकी स्क्रीन पे आ गया, तो इसमें आपको याद होगा कि कुछ एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, और इसकी एक टारगेट क्लास थी। ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा मशीन लर्निंग के बारे में बताऊंगा ताकि जो लोगों को नहीं आइडिया है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है तो उनको भी आइडिया हो जाए। तो ये बेसिकली एक डेटा सेट जो आपको दिया हुआ है, ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि जो लोग टाइटैनिक में सवार थे, थोड़े से डेटा दिया हुआ, सारे लोगों का तो नहीं दिया हुआ, जो लोग टाइटैनिक के उस बोट में सवार थे, ठीक है ना, उसमें कितने लोग, यानी कौन से लोग सरवाइव कर सके, कौन से लोग सरवाइव नहीं कर सके। तो उसमें उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई, उनका नाम है, सेक्स है, एग्री एज है, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट क्ला है, टिकट है, फेयर्स है, और कैबिन है और इम्बार्कमेंट है। तो हालांकि और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो जो गैदर किया या जो बेसिकली पब्लिक करने के लिहाज से बेहतर था वो पब्लिक कर दिया गया। अब हमारे पास इसमें देखें हॉरिजॉन्टल लाइन में भी एक हेडर है और वर्टिकल लाइन में भी हेडर है। हॉरिजॉन्टल में बेसिकली तमाम एट्रीब्यूट्स के नाम है और वर्टिकल में बेसिकली सीक्वेंस नंबर है, और उसके बीच में सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है। अब हमें देखना ये है कि अगर कोई इसकी इंसाइट्स देखनी है, मिसाल के तौर पे कि कौन से लोग, किस टाइप के लोग ज़्यादा सरवाइव कर सके और किस टाइप के लोग सरवाइव नहीं कर सके, ठीक है, एक बात। दूसरा ये है कि इसके कुछ टेस्ट डेटा दिए जाते हैं। टेस्ट डेटा का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे सरवाइव वाला कॉलम मौजूद है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये आदमी सरवाइव नहीं कर सका, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये वाला आदमी सरवाइव कर गया, अगले वाले इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये भी सरवाइव कर गया, थर्ड वाला भी सरवाइव कर गया, सही है ना। तो ये हमें नजर आ रहा है कि सरवाइव जो है वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, और हम ये भी देख सकते हैं कि फीमेल ज़्यादा सरवाइव की एज कम्पेयर टू मेल। देख लें ये मेल है, सारे नॉन सर्वाइवल है, लेकिन उसके बाद फिर ये 3-4 फीमेल है, ये सर्वाइवल है, फिर ये सारे 2 मेल, लेकिन ये फीमेल भी अनसर्वाइवल, ठीक है। तो हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि जो मेल होगा वो सरवाइव करे नहीं करेगा और जो फीमेल होगी वो सरवाइव करेगा, लेकिन ये वाला मेल जो है वो सरवाइव कर गया था। तो हम तुक्के पे तो नहीं जाएंगे ना, कुछ ऐसी और इसके अंदर हिडन इंफॉर्मेशन होगी जो हमें बेसिकली ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, जिसके बेसिस पे ये सरवाइव और अनसर्वाइव जो है वो होगा। जी, तो ये हमें बेसिकली देखना पड़ेगा। अब जो जितना अच्छा डेटा को एनालाइज कर सकता है, जितने अच्छे तरीके से इसको, इसकी सफाई जैसे कहते हैं क्लीनिंग कर सकता है, उतने अच्छे रिजल्ट्स। दो अलग अलग काम होगा, ठीक है। मैं अगर इसको दो अलग अलग काम इस सेंस में कहूँ, क्योंकि कई जगहों पे आपको ये समझना होगा कि दो अलग अलग काम इस तरह से कहूँ कि सबसे पहला तो आपका हो गया डेटा कलेक्शन, ठीक है, नंबर 2 हो गया फीचर इंजीनियरिंग, और तीसरा हो गया प्रिडिक्शन
मॉडल मशीन लर्निंग, ठीक है, जिसकी जो बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आप उसका आउटपुट जो है वो देख रहे होंगे। ये बात समझ में आती है? तो ये आप चार चीज़ें अपने अंदर मतलब बिठा लें कि हमें ये इस्तेमाल करना हो। तो जब आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम जो प्रिडिक्शन के हैं या रिग्रेशन के हैं, वो उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप इन दोनों चीज़ों से फेजेस से ना गुजर जाए। और ये तो हम मशीन लर्निंग के कोर्स में कर ही लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें मशीन लर्निंग के कोर्स में नहीं पढ़ते। तो आपको ये सोचना है कि फीचर इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो आप फीचर इंजीनियरिंग को जब उठा कर देंगे तो 6-7 चीज़ें इसके अंदर सिर्फ इसी फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं कि आप डेटा मंचिंग करते हैं, डेटा की रैंकलिंग करते हैं, इस तरह के डिफरेंट काम्स जो हैं वो बेसिकली इसके अंदर आते हैं। और उसके सब पार्ट्स में आप कहते हैं डेटा को पहले देखेंगे कि नल डेटा तो नहीं है, ठीक है, इसमें नल डेटा तो नहीं है, नल डेटा है तो उसको कैसे फिल करना है, कोई स्ट्रिंग टाइप डेटा तो नहीं है, स्ट्रिंग है तो फिर आप उसको बेसिकली डेसिमल या इंटीजर बनाएंगे, फिर आप देखेंगे कि इनके अंदर कोरिलेशंस क्या हैं, फिर आप देखेंगे वेरिएंस कितना आ रहा है, फिर देखेंगे दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। तो ये सारे काम आप इस फीचर इंजीनियरिंग में करेंगे। जब डेटा प्रिपेयर हो जाएगा, तब डेटा तैयार हो जाएगा आपके लिहाज से कि हाँ अब डेटा के ऊपर यानी डेटा अब रेडी है, तो फिर जाके आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाएंगे। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दो तरीके, एक एक आपको इन डेप्थ पता हो कि क्या होता है, और एक एक आपको बस ये पता हो कि लगाते कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो वो आप उठाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप फॉरबेस, मैंने आपसे कहा था ना फॉरबेस के अगर आप न्यूज़ पढ़ें तो वो कहता है कि फीचर इंजीनियरिंग जो है वो डेटा साइंस में, यानी अगर मैं कहता हूँ कि ये मैं डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ, तो डेटा साइंस में फीचर इंजीनियरिंग का वर्क जो वर्थ है वो तकरीबन 80% है। यानी आप 80% काम जो फीचर इंजीनियरिंग, कलेक्शन आपका काम नहीं होता, तो लिहाजा कलेक्टेड डेटा आपको मिलता है। जैसे आपको अभी जो डेटा मिला टाइटेनिक का, वो आपने थोड़ी जमा किया, ये आपका काम नहीं। आप एज अ डेटा साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट नहीं करते, डेटा लेते हो। और मशीन लर्निंग का काम जो है वो बेसिकली 20% की कैटेगरी में आता है। और ये जो 80% काम है, ये जो 80% काम है, इसकी भी सब कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं कि आप कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस एक नहीं बल्कि इसकी कई कैटेगरीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं जो फीचर इंजीनियरिंग में आती हैं, जिसमें आप कहते हैं नल वैल्यू को कैसे हम बेसिकली सॉल्व करेंगे, फिर हम स्ट्रिंग को कैसे हटाएंगे, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे हटाएंगे, इस तरह के बहुत सारे दूसरे काम है जो फीचर इंजीनियरिंग के अंदर किए जाते हैं। तो इसका 80% यानी असल में डेटा साइंस अगर देखा जाए तो इसी के ऊपर बेस करता है। और मशीन लर्निंग जिन लोगों ने पढ़ी थी उसको पता है कि किस तरह से मॉडल जो है इम्प्लीमेंट करें। तो ये हमें बेसिकली फोकस करना है कि किस तरह करेंगे। अब फीचर इंजीनियरिंग का वर्ड एक लफ्ज, जैसे मिसाल के तौर पे नल वैल्यू एक वर्ड आ गया, नल वैल्यू। अब आपको पता है कि नल वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है, जो एट्रीब्यूट्स मैं आपको दोबारा से शो कर देता हूँ, वही क्या नाम है, टाइटेनिक का डेटा, ताकि आपको नल वैल्यू भी नज़र आ जाए। मिसाल के तौर पे आपको ये डेटा नज़र आ रहा है और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो कॉलम है ये नल वैल्यू में है, यानी इसके अंदर डेटा नहीं है, हालांकि ये एज है। और ये वाला भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, ये यहाँ पे भी डेटा मौजूद नहीं है, ये भी डेटा मौजूद नहीं है। जब आप इसको मशीन लर्निंग के किसी भी मॉडल में लेके जाएंगे ना, तो ये जो नल वैल्यू है इसको NaN कहते हैं, नॉट अ नंबर, कोई नंबर नहीं है। तो ये जो नल वैल्यू, अब इसमें बहुत सारे हैं नल वैल्यू, अगर मैं कहूँ कि इनको हटा दिया जाए तो बहुत आसान है कि इस कॉलम को ही डिलीट कर दो, इस कॉलम को ही डिलीट कर दो। अगर मैं इस कॉलम को, अच्छा स्क्रीन कौन सी शो नहीं हो रही, आवाज़ भी कट रही है, अच्छा चलो करते हैं, अच्छा चलो सही करते हैं, 2 मिनट होल्ड करते हैं।
अच्छा, अब कुछ बेहतर भी आवाज़ आ रही है मेरी? दूसरा आवाज नहीं आ रही है। हम सॉरी, अब थैंक यू है तला। तो सॉरी, अब आवाज़ आप क्लियर है? इस तरह की है। अच्छा स्टूडेंट, सॉरी है, इंशाल्लाह देखते हैं कैसे चलता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे पास नल वैल्यू है, इसको हम इस तरह डेटा सेट खोल के नहीं देख सकते। इसके लिए हमें कोड चाहिए। कोड के थ्रू हम बेसिकली देखेंगे कि नल वैल्यू किस तरह से जो है वो हम किस किस फील्ड के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स में कितनी नल वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। ये बेसिकली हमें पता चलेगा जब हम इसको कोड के थ्रू चेक कर रहे होंगे, क्योंकि हर डेटा सेट को ओपन करके हम इस तरह देख नहीं सकते कहाँ का नल वैल्यू। अब अगला सवाल ये होता है कि अगर नल वैल्यू है तो हम इन नल वैल्यूज को फिल कैसे करेंगे, कौन सा तरीक़ेकार, किस मेथडोलॉजी से जो है इन नल वैल्यूज को हम फिल अप करेंगे। तो ये काम करने के लिए आपको जो है वो डेटा साइंस में फीचर इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह से मेल फीमेल को कैसे हम नंबर्स में लेके आएंगे, क्या यह नाम की ज़रूरत है या नहीं है, तो इन चीज़ों को बेसिकली हमें पढ़ना है। तो अब वो ये कहता है कि इन चीज़ों को पढ़ने से पहले, यानी इन चीज़ों तक पहुंचने से पहले आपने जो है वो ये देखना होगा कि ठीक है ना, ये देखना होगा कि हमारे पास ये किन मेथड को हम यूज़ करते हैं। अब उसकी प्रिपरेशन करनी है मेरे भाई, ये जहन में रखना, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है कि इन चीज़ों के लिए हम कोड के लिए प्रिपरेशन कर लें। तो आप जब इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो बिफोर गोइंग डेटा साइंस, आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा साइंस के स्क्रीन होने से पहले आपको दो चीज़ों पे कमांड होनी चाहिए। एक तो हम कहते हैं नमपाई के ऊपर और दूसरा है पांडास के ऊपर। ठीक है, ये दो चीज़ों की कुछ कमांड्स हैं जो आपको अगर आती हों तो फिर, और तीसरी है विजुअलाइजेशन के ऊपर, यानी आप डेटा को देख सकते हो कि आप किस तरह से ये चेक करेंगे कि डेटा के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है और क्या एग्जिस्ट नहीं करता। हर तरह के ग्राफ बना के आप उसको देख सकते हो। तो ये तीन चीजें हमें सर ये तीन चीजें किसके लिए चाहिए? डेटा साइंस की जो ऊपर मैंने पार्ट लिखे हैं ना जी, यानी फीचर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं अगर आप, और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाना चाहते हैं, यानी ये डीएस का मतलब है डेटा साइंस। ठीक है सर, ठीक है। यानी अगर आप सर चाहते यहाँ पे हैं, हाँ बोले सर यहाँ पे हम स्टेटस बेस्ड काम कर रहे होते हैं किसी भी डेटा सेट के अंदर, मींस किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का स्टेटस बताते हुए हम डेटा क्लीनिंग वगैरह बता रहे होते हैं। स्टेटस से क्या बता दे, जैसे उसका जुमला समझ नहीं आया मुझे। स्टेटस से फॉर क्या है? एग्जाम्पल सर, जैसे आप डेटा सेट में आपका 10 आ रहा था ना, मतलब किसी जरूरी भी नहीं चीज़ का कि, स्पेसिफिक स्टेटस। हाँ, इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ये मैं थोड़ा सा भी आखिर में डिस्कस करूंगा। मशीन लर्निंग इसकी प्री रिक्विजिट है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको समझाऊंगा किस तरह से हम मशीन लर्निंग को देखते हैं।
ठीक है, तो मैसेज हो जाएगा, तो मैं अभी आस्ते आस्ते उसको लेके चलता हूँ। अच्छा, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ये तो आपका डेटा साइंस है जिसमें आपने अप्लाई करना है। डेटा कलेक्शन में आपको 0% बेसिकली क्या कहते हैं टाइम इन्वेस्ट करना है। फीचर इंजीनियरिंग में 80% टाइम इन्वेस्ट करना है, मशीन लर्निंग में 20%, और उसके बाद फिर आपको आउटपुट मिलेगा। मैं ये कहता है कि अगर आप ये जो डेटा साइंस के ये काम करने जाएंगे उससे पहले आपको कुछ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए ना। आप सारा काम देख देख के तो नहीं करेंगे, प्रोग्रामिंग के बेसिस पे करेंगे। तो प्रोग्रामिंग जो आपको आनी चाहिए उसमें जो बेस है, अभी तो हमने शुरू किया है ना, तो उसमें बिफोर गोइंग टू दिस कि मैं आपको डायरेक्ट फीचर इंजीनियरिंग शुरू करा दूं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नमपाई में काम कैसे होता है और पांडास क्या चीज़ है और विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। ये 3 काम आपने पहले करने हैं। उसके बाद फिर मैं कोई डेटा सेट लेके उस डेटा सेट पे ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाऊंगा और उसमें आस्ते आस्ते फीचर इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाऊंगा। तो हर एक चीज़ जो है वो कोड बेस होगी, ये जहन में रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी हर चीज़ ऑलमोस्ट कोड पे डिपेंड करेगी कि आप कोड लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, कोड नहीं लिखेंगे दूसरे पे निसार करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है कोर्स पढ़ने का। आप कहते हैं भाई दूसरा कोई मेरे लिए काम कर देगा, ऐसा तो है ही नहीं ना। डेटा साइंस के अंदर आप एक क्या कहते हैं इलेक्टिव कोर्स पढ़ रहे हैं तो अब आप उस पर किसी पे इंसार ना करें, बस खुद लिखें। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में, अब आप पहले आज की क्लास में नमपाई और पांडास कुछ कब पे काम करने को, मैं सारा नमपाई नहीं पढ़ा सकता आपको और ना ही सारा पांडास पढ़ाऊंगा। एक इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दूंगा कुछ कोड लिखवा के, ठीक है ना। आपने क्या करना है उसके बाद बुक और दूसरी जगहों से इसके बाकी कोड्स को इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद फिर जब हम डेटा सेट के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जो यहाँ पे हम पढ़ चुके होंगे वो बेसिकली जब यूज हो रहा होगा तो मुझे वहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा कि देखो पांडास में CSV फाइल ऐसे उठाते हैं, पांडास में डेटा फ्रेम इसको कहते हैं, पांडास के डेटा फ्रेम की एडिशन ऐसे करते हैं, पांडास में अगर कोई डेटा है और उसका मीन निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। तो ये आपको उस वक्त बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दफ़ा हम यहाँ सीख लेंगे बिफोर गोइंग टू फीचर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस में जाने से पहले, यानी ये इसके एसेंशियल्स हैं। और तो फिर हमें यहाँ सीखने के बाद वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है। इम्प्लीमेंट से मतलब यूज़ करना आसान है। तो आज की क्लास में और अगली आधी क्लास में हम इन दोनों को या इन तीनों पार्ट को, नमपाई, पांडास और विजुअलाइजेशन को सीखेंगे ताकि हमें किसी भी डेटा साइंस के डेटा के ऊपर काम करना आसान है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। जो सीक्वेंस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे देख लें कि हमें ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। अभी मैं फीचर इंजीनियरिंग के सब पार्ट भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। आज तो सिर्फ और सिर्फ इन पे फोकस करेंगे। और सर हेलो हाँ बोला सर, मैं ये कह रहा था जो आपने पिछला लेक्चर जो है LMS पे अपलोड कर दिया ना सर। जी सर लेकिन वो डाउनलोड हो नहीं रहा वहाँ से। गूगल क्लासरूम पे भी कर दिया है, गूगल क्लासरूम की अगर ID आप सेंड कर देते हैं। मैं तो कर दूंगा अभी दोबारा, ठीक है ना, दोबारा कर दूंगा। अच्छा, अब आते हैं नमपाई पे। आइए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ नमपाई की खसूसियत बताई थी और आप दोबारा करते हैं कि हम बेसिकली एनाकोंडा का अभी फ़िलहाल जब तक हम लाइन बाय लाइन कोड लिख रहे हैं तो एनाकोंडा को यूज़ करते हुए जुपिटर नोटबुक यूज़ करेंगे। तो उसकी इंस्टॉलेशन की मैंने वीडियो की लिंक्स आपको लास्ट क्लास में दे दी थी। आप हर एक के पास इंस्टॉल में इस वक्त किसी वक्त भी आपका क्विज इस वक्त प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ कि ये काम अब मुझे करके फ़ौरन रिटर्न कर दें। तो वो तो खैर आप ज़ाहिर एक दूसरे से शेयरिंग कर ही लेते हैं, जो दोस्त होते हैं कहते हैं यार तू कर दे और मुझे SMS कर दे। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँ, जहाँ सिमिलरिटी नज़र आएगी स्ट्रेट जीरो, आप जाके पूछ लें लास्ट सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर में से मैं भी यही किया। मैं जहाँ मुझे सेम नज़र आया उनका वाइवा भी लिया, उनको फिर बताया भी कि इस तरह आइंदा नहीं करो। आपके कंप्यूटर पे आप भले आप मोबाइल से क्लास ले रहे हो लेकिन आपके कंप्यूटर पे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होनी चाहिए। मैं आपको किसी वक्त भी क्विज का अनाउंस कर दूंगा कि देखो ये काम मैंने करा दिया, आगे के ये 3 काम है, ये अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, करके मुझे सबमिट करा दूँ। तो इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपने कंप्यूटर पे जुपिटर नोटबुक या पाईचार्म या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं एडिटर, वो आप यूज़ कर लें। ठीक, हम लोग एज जुपिटर यूज़ करेंगे। वर्जन निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया था
जिसके और भी मेथड्स हैं वर्जन निकालने के लिए, चाहे इस तरह निकाल लें, चाहे किसी भी तरीके से आप वर्जन को जो है मेंशन कर लें। numpy बेसिकली एक थर्ड पार्टी टूल है जो कि एरेज की वेल डिफाइन और बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होता है numpy। और ये पाइथन के साथ अगर एनाकोंडा करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड होता है, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर नहीं कर रहे तो पाइशाप में रेफरेंसेस पे जाके आप खुद उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल का मतलब होता है ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए numpy। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़े तो कहता यह है कि हम numpy का भी वर्जन जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो प्रिंट वर्जन करके लिख सकते हैं या अंडरस्कोर करके लिख सकते हैं। यानी मैं अगर आपको अगली स्क्रीन दिखाऊं तो बआसानी जो है वो आप स्क्रीन स्विचिंग करें अगर हम, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हम ले सकते हैं कि प्रिंट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रिंट और np डॉट वर्जन अंडरस्कोर, शायद इससे भी वर्जन जो है वो आपको शो कर देगा कि मेरे पास जो है वो numpy का वर्जन है 1.16 है, जबकि अभी करंट 1.19 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे पास अपडेटेड नहीं है। 1.16 वर्जन जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने वर्जन को भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन आप यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं। ये मैं करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने जल्दी जो है वो ये कराना बाय कर। ये बेसिकली SAI पाई का की साइट पे आपको उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। और मैंने आपसे कहा था कि जब हम इसको इंपोर्ट, जब ये आपके पास अवेलेबल होता है और आपके पास numpy का जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाती है, तो फिर आप उसको बआसानी इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में और लिखते हैं। अगर आप ये ना लिखें एस numpy, तो आप इंपोर्ट numpy कर लें, तो आगे आपको हर जगह numpy यूज़ करना पड़ेगा। जैसे बना लेंगे तो फिर आपको बेसिकली NP के थ्रू सारा काम कर रहे होंगे। ये बात भी हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। यहाँ तक का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि भाई इस तरह से ये काम जो है वो हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था numpy जो है, numpy एरे जो है वो आर स्टोर्ड एट द वन कंटिन्यूस प्लेस इन द मेमोरी अनलाइक द लिस्ट, सो प्रोसेस कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट देम वेरी एफिशिएंटली, ठीक है ना। हमने ये बात भी की थी कि ये बिल्कुल एरे की तरह जो है वो सिंप्लीफाई होती है, यानी ये स्टोर होती है मेमोरी में, इसलिए एक्सेस बहुत फास्ट है। लेकिन जो पाइथन की अपनी लिस्ट है जो कि कंटीजियस नहीं होती है और वो हेट्रोजीनियस होती है, वो स्लो है, जिसकी वजह से numpy को प्रेफर किया जाता है। द बिहेवियर इज कॉल्ड द लोकेलिटी ऑफ द रेफरेंस। ये जो बिहेवियर है जिसको कंटीजियस स्टोरेशन कहते हैं, वो लोकेलिटी ऑफ द रेफरेंस कहलाता है इन द कंप्यूटर साइंस के अंदर। दिस इज द मेन रीजन व्हाई numpy इज द फास्टर देन द लिस्ट, जिसकी वजह से numpy जो है वो फास्टर होता है। इसकी मैंने डायग्राम भी लास्ट क्लास में शो की थी कि numpy सिंपली देखिए कंटीजियस फॉर्मेट में स्टोर होता है, जबकि पाइथन की लिस्ट जो है वो पहले एक रेफरेंस ऑफ एड्रेस लेती है और उसके बाद डिफरेंट जगहों पे स्टोर करती है, कंटीजियस नहीं होता, जिसकी वजह से लार्ज डेटा के ऊपर ये फेल हो जाती है। तो हमें मजबूरन एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है जो बेसिकली सूटेबल हो और अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। तो वो बेसिकली हम numpy का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, सिर्फ नए स्टूडेंट के लिए मैंने ये रिविजन किया। कहते हैं हम numpy एरे के लिए, अच्छा numpy इस्तेमाल क्यों होता है ये तो मैंने बता दिया ना। numpy सिर्फ और सिर्फ एक एरे के लिए इस्तेमाल होता है। एक अच्छा वेल मैनेज एरे अगर आपने इस्तेमाल करना है पाइथन के अंदर तो आप numpy यूज़ करते हैं। इसके अंदर वो सारी फैसिलिटी मौजूद है जो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट होगी डेटा साइंस के अंदर। तो यानी अगर आप मीन निकालना चाहते हैं, मॉड निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप सिंपली numpy में जो एरे है उसको डॉट सॉर्ट करेंगे तो वो सॉर्ट करके दे देगा। सॉर्ट के अंदर मेथड बता देंगे किस मेथड से करो, उस मेथड से सॉर्ट करके दे देगा। तो आपको सॉर्टिंग के पूरे एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना है कि numpy का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम बेसिकली इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो कुछ कोड्स मैं आज आपको लिखवाऊंगा numpy का, थोड़े से मतलब 15-20 कोड लिखवा दूंगा, बाकी मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद कर लें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि numpy में आप हैंड्स ऑन हो। ये ना समझना कि मैंने लिख दिया तो आपको आ गया, आप ये समझना है कि आपको लिखना ज़रूरी है, ये जहन में रखना। मतलब आपने इसको, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको पढ़ने का तय किया है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ भागे नहीं। इसमें आसानी और मुश्किल ना ढूंढने की, ये आसान है या ये मुश्किल है या ये कैसा कोर्स है।
आप ये सोचें कि बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे उतना आप बेसिकली इसके अंदर एसिलेट करते जाएंगे, इसमें डाइव करते जाएंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो थोड़ा सा लैकिंग तो रहेगी ना। तो ये ऐसा ही है जैसे जितनी आप इसकी कोडिंग करें। तो ये NumPy एक एरे स्ट्रक्चर है, और अगर आप देखें तो np.array करके इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और देखें इसके अंदर डेटा हमने 1 4 2 5 3 रखा। तो जब इसको रन किया तो आउटपुट में आपको ये एरे फॉर्मेट में लीनियर एरे 1 4 3 1 4 2 5 3 करके वापस रिटर्न में मिल गया। ठीक है, तो ये NumPy का जो आपके पास लाइब्रेरी है उसके जो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं एरे के नाम से, उसके थ्रू आपने ये एरे डिज़ाइन किया। तो इसके और भी बहुत सारे एरे के अलावा और बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप एरे डिज़ाइन कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे। Remember that unlike the Python list, NumPy is a constraint to arrays that all contains the same type. यानी लिस्ट जो होता है Python की लिस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेसिकली हेट्रोजेनियस होता है। हेट्रोजेनियस का मतलब होता है कि डिफरेंट डेटा टाइप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन NumPy में आप एक साथ डिफरेंट डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ही टाइप का डेटा जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं जो कि NumPy के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने NumPy एरे जब आपने यहाँ पे लिखा तो ये कहता है कि 3.1442। अब यहाँ पे आपने मिक्स करके लिख तो दिया कि ये डेसिमल है और ये वाला पार्ट इंटीजर है, लेकिन जब आउटपुट में गए तो NumPy ने सबको डेसिमल बना दिया, यानी सबको फ्लोट बना दिया। 3.14, ये 4 पॉइंट का मतलब है 4.0, 2 पॉइंट का मतलब है 2.0। तो ये सारे के सारे बेसिकली कन्वर्ट हो गए डेसिमल के अंदर। तो इसका मतलब है अपकास्ट कर दिया इसने, और मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर, मल्टीपल डेटा टाइप के अंदर इसने स्टोर नहीं किया इसको। इसी तरह यहाँ पे NumPy एरे 1 2 3 4 आप बता सकते हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए। तो इसमें एक पैरामीटर और ऐड कर सकते हैं कि np.array कॉमा डेटा टाइप इज इक्वल टू float 32। तो float 32 का मतलब ये होगा कि अब आपने दिया इंटीजर था, लेकिन इसको बता दिया है, फोर्स कर दिया है कि ये फ्लोट टाइप होगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट करके जो है वो डेटा आउटपुट के अंदर आ रही है। आउटपुट है, आउटपुट के अंदर आपको शो हो रहा है। और इसका डेटा टाइप जो है बेसिकली जो डेटा टाइप है वो बेसिकली फ्लोट 32 के अंदर है। इसकी डेटा टाइप की भी लिस्ट मैं आपको शो कर दूंगा, बुक में भी दी हुई है, कोई इशू नहीं। लेकिन ये 2 डायमेंशनल एरे बनाया है उन्होंने, और 2 डायमेंशनल एरे के अंदर इन्होंने कहा है कि np.array, ठीक है, रेंज। अब ये एक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया। मैं कांस्टेंट तरीके से भी डिज़ाइन अभी थोड़ी देर में मैं जाता हूँ और डिज़ाइन करूँगा। ये आखिरी स्लाइड है। तो ये मैं जो क्विकली कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट एक तो पाइथन पढ़ के आए, 2 सेमेस्टर में पढ़ के आए आप लोग। एक में न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में, डेटा स्ट्रक्चर में, कुछ लोगों ने शायद डेटा स्ट्रक्चर में ना पढ़ी हो, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में तो फिर भी पढ़ी होगी। तो आपको ये आता है, ठीक है, आपने काफ़ी काम इस पर किया हुआ है, और मैं ये अज्यूम करता हूँ। लेकिन अगर नहीं भी किया हुआ तो मैं एक प्रोग्रामर तो आप ऑलरेडी हैं, ठीक है, FIP आपने लिया हुआ है या कर चुके हैं, और आप प्रोग्रामिंग करते रहे हैं पिछले 6-7 सेमेस्टर से। तो इसलिए थोड़ा क्विकली में जाऊँगा यहाँ पे, जहाँ पे रुकनी और आसानी, स्लो डाउन करने की बात होगी, थ्योरेटिकल बात होगी, स्लो डाउन करना होगा, तो मैं उसको आस्ते आस्ते स्लो डाउन करूँगा कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समझाना है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो यू कैन रेज द हैंड और यू कैन आस्क द क्वेश्चन बाय टेक्स्ट और आइदर बाय वॉइस मैसेज में। तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। अब जैसे देखें, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये एक 2 डायमेंशनल एरे बना रहा है, यहाँ पे इसने 3 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे बनाया था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल। अब ये एक तरीका है, ये np.array से बन रहा है। np.array का मतलब है कि इसमें जो मेथड या फंक्शन यूज कर रहा है वो बेसिकली एरे का यूज करके बना रहा है। तो कहता है किस तरह बनेगा। देखिए, बनाया इन्होंने यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट से ही है। ब्रैकेट जो है अभी भी लार्ज ही इस्तेमाल हो रहा है, ये भी लार्ज ब्रैकेट है, ये भी लार्ज ब्रैकेट है। और वो कहते ये हैं कि इसके अंदर जो रेंज है एरे की वो है i से लेकर i+3 तक, ठीक है। और i पिक कहाँ से होगा, यहाँ से पिक होगा। तो कहता है अगर i2 पिक हो गया, यानी i यहाँ से 2 यहाँ से इसने सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब है आपको पहला रॉ जो बनाना है वो 2 से लेकर 5 तक बनाना है, ठीक है। रेंज कितनी है, 2 3 4 5। अच्छा, रेंज के अंदर जो चीज़ होती है उसमें आखिरी वाले को वो वहाँ तक रीड नहीं करता, उससे एक पहले रोक देता है। ये इसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। तो क्या करेगा,
जो एरे बनाएगा 2, 3, 4 तक बना देगा। तो यहाँ से जो पिक किया इसने, इसके लिए पहला जो रेंज इसने बनाया, देखिए 2, 3, 4 बना दिया, ये 2, 3, 4 ये जो बना हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जब आप आगे गए तो 4 पिक किया इसने फॉर के लूप से, और इसने कहा 4 से लेकर 7 तक बनाना है, यानी 4, 5, 6 तक बनाएगा ये। तो सेकंड रो जो बनेगा 4, 5, 6 होगा। एंड थर्ड जब 6 से शुरू करना है तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9 तक नहीं जाएगा, लेकिन जाना है तो 6 से 9 तक एक पहले रोक देगा। तो ये बेसिकली ऐसे ही मैट्रिक्स है जो यहाँ पे मैट्रिक्स आपने यूज करते रहे, 2, 3, 4। अब मैं इसमें कुछ सवालात आपको दूंगा जो आपने करने, मतलब रैंडम भी हम जनरेट करेंगे। रैंडम जनरेट करने के बाद आपने उसको सॉर्टिंग करानी होगी। मैं आज आपको टास्क दूंगा ताकि अगली क्लास में, या आज 2 दिन का टास्क देके छोटा सा क्विज दूंगा भी मैं, ताकि आप जो है वो इन एरेज को खुद डिज़ाइन करें, उसके अंदर सॉर्टिंग लगाएं, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपका इन एरेज पे जो है वो हैंड्स ऑन हो जाए, जो नमपाई के एरेज। समझ आ रही बात है? तो ये नमपाई के वो एरेज हैं जो कि हमने इस वक्त एरे के मेथड से बनाए, एरे के फंक्शन से जो है वो डिज़ाइन की। अगर हम इसको एक्चुअल जुपिटर नोटबुक में जाके बनाने की कोशिश करें तो वहाँ भी बना सकते हैं, ताकि आपको भी कन्वीनियंट हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं हर दफ़ा ये रिपीट करूँगा कि आप अपने पास विदाउट एनी डिले पाइथन का एडिटर और कंपाइलर इंस्टॉल कर लें। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा टूल इंस्टॉल करें जिससे कंपाइलर उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाए। तो वो बेसिकली पाईचार्म हो सकता है, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं पाईचार्म पे भी काम कराऊंगा ताकि आपको डिफरेंट किस्म के टूल पे काम करना आ जाए। इस वक्त मैं जुपिटर नोटबुक पे काम करा रहा हूँ ताकि आप जुपिटर नोटबुक में फेमिलियर हो जाए। उसके बाद फिर हम थोड़े दिन के बाद फिर शिफ्ट होंगे और फिर हम काम करेंगे पाईचार्म पे। ठीक है? अच्छा जी सर, आज क्विज नहीं लीजिएगा, ये फरमाइशी प्रोग्राम बिल्कुल नहीं होगा। यू आर द मैच्योर स्टूडेंट एंड यू आर नाउ इन द 7th सेमेस्टर। तो ये तो डिपेंड करेगा काम की नौयत के ऊपर कि आज क्विज होगा या नहीं। ठीक है ना? इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन ऑफ द। अच्छा खैर, चलो वो तो हम बाद में बात कर सकते हैं। क्विज वैसे भी मैं आज नहीं लूँगा, आज दूंगा तो कल 12 बजे तक का टाइम दूंगा, या आज 12 बजे तक का टाइम दूंगा। अच्छा स्टूडेंट, देखो मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास लेकिन कोड के हैंड्स ऑन हो, चोरी चकारी से बचें, नेट से भी चोरी चकारी से बचें, अपना काम खुद करें। मिसाल के तौर पे जब आप लिखते हैं तो आप कहते हैं इंपोर्ट, ये मैं कर चुका हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए, इंपोर्ट, ठीक है, numpy एस एनपी एलियासेस। आप एनपी नहीं रखना चाहते, पीपी रख लें, जेपी रख लें, जो आप चाहें वो आप। जुपिटर की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। हाँ, जुपिटर की स्क्रीन मैंने शेयर की नहीं तो होगी कैसे? अच्छा हो याद दिला दी, वो स्विचिंग में बड़ा मैं भी भूल जाता हूँ। अच्छा हो याद दिला दी, ठीक है, अब हो रही होगी। अच्छा जी रावा साहब, आप तो हमें हेल्प करें, आप तो काफ़ी काम कर चुके हैं। अच्छा, हमने नमपाई को बेसिकली यहाँ पे एज ए एनपी एलियासेस के साथ जो है वो इंपोर्ट कर लिया, और इसके कुछ मेथड्स हम रन करना चाहेंगे।